इमाम की मिसाल है, इमाम इस वक्त सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंटली बाबर आजम के साथ रन कर रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू कि सम टाइम हम वो अंडररेटेड है, उसको कोई बहुत ज़्यादा प्रेज नहीं किया जाता। मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता, आई थिंक मुझे पता चला है कि वो ए कैटेगरी में भी नहीं है जो टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में आपको इतनी परफॉर्मेंस करके कंसिस्टेंटली दे रहा है। शायद अब वो आपके जल्दी आउट हो जाए, जिस तरह फखर जमान की फॉर्म नहीं लगी हुई, अगर वो भी आउट हो जाता तो मिडिल ऑर्डर शायद एक्सपोज हो जाए हमारा। अभी एक्सपोज इसलिए नहीं हो रहा पिछले साल 2 साल से कि अमाम ने बहुत ज्यादा अच्छा खेलना, बैटिंग शुरू की हुई, नया बॉल सारा सर्वाइव करके वो खत्म कर देता है, उसकी शाइन खत्म कर देता है। मिडिल ऑर्डर जब बैट्समैन जाते हैं तो उनके पास बड़ा आसान होता है, बॉल वो तैयार होता है खेलने के लिए। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसके ऊपर आपने एक्नॉलेज करना होता है। जैसे शायद ने कहा कि मैनेजमेंट आपने बड़ी नहीं रखनी होती, मगर छोटे छोटे टाइम के लिए आपने, इफ यू रिमेंबर, कहते हैं ना रिमेंबर के बंदा वो रखें कि जिसके ऊपर पता हो कि इसका रोल कितना है और कितना हमें इसको डोज देनी है। अगर उस डोज के मुताबिक चलते रहेंगे तो आई थिंक विन विन सिचुएशन। क्योंकि बात वो भी सही है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। बहुत सारे लोग अगर हो जाएंगे तो बहुत सारी अलग अलग आवाजें आएंगी। लाला, एक क्विक ब्रेक पर जाना है, ये डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे यहीं से, और ब्रेक पे हमने जाना है। बट ब्रेक पे जाने से पहले स्पार्क्स सो स्पार्क्स क्या है? ये जो स्पार्क्स यहाँ रखा है, नहीं ये नहीं, आपको स्मार्टफोन मिलने वाला है। आप जीत सकते हैं स्मार्टफोन्स, या जोर का जोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहे हैं स्मार्टफोन्स। और कौन है हमारे आज के लकी विनर, कल का सवाल मैं आपको बताती चलूं, और कल के लकी विनर जो कल का सवाल का जवाब जिन्होंने दिया है, तो हमारे आज के लकी विनर का नाम भी बताती चलूं। कल का सवाल था पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर हमारी अपनी इरम जावेद ने अपना ओडीआई डेब्यू कब और किस टीम के खिलाफ किया था। ऑब्वियसली आपको तो याद होगा, इरम आप ही जवाब दे दे। 2013 आयरलैंड के। जी, तो 2013 वर्सेस आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर, और ये सही जवाब देने वाले हैं फैसलाबाद से अली बाबर साहब। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग व्हाट? अली बाबर साहब बहुत बहुत मुबारक हो, यू आर द विनर ऑफ स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन। शाइन विद स्पार्क्स S3, वेरी गुड फोन। याद हो गया मुशी भाई, मतलब 7 दिन लगे आपको मगर हो गया याद। आई थिंक पता है क्यों, अब मैंने सोचना शुरू कर दिया कि हमारी मैनेजमेंट को जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, शायद उधर बैठा है, शायद ने तो 25 फोनों का डिमांड की थी, मगर चलो 25 नहीं तो चलो 10 तो एटलीस्ट मिलने चाहिए ना। अब हमारी फैमिली में और सदर में दुकान लगवानी है 25 स्मार्टफोन। गारंटी से कह सकता हूँ। क्या शायद इस कंपनी में मुशी भाई के शेयर्स हैं, मैं इनको वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहा हूं, शायद डोंट वरी अबाउट इट। आज का सवाल जी गौर से सुने, आज का सवाल क्या है? सो आज का सवाल है कि बाबर आजम ने ओडीआई की पहली 3 सेंचुरीज किस साल और किस टीम के खिलाफ बनाई थी? बाबर आजम ने अपनी पहली 3 सेंचुरीज किस साल और किस टीम के खिलाफ बनाई थी? तो जल्दी से फोन उठाइए और कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इट इज 031777077174। फिर से नंबर नोट कीजिए और जल्दी से मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए 031777077174। वक्त यहाँ पे हुआ है एक ब्रेक का, इस ब्रेक का फायदा उठाइए, शो लगाए रखिए सामने, ब्रेक देखते रहिए और साथ साथ जल्दी से मैसेज करें। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो अभी और बहुत सारी बातें हैं। क्या क्या ट्वीकिंग पाकिस्तान टीम में और होनी चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होते जाए और बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करते जाए। सो लाला, आप कहीं कुछ चिप इन करना चाह रहे थे जिस वक्त हम बहुत जल्दी में ब्रेक पर जा रहे थे, अगर आपको याद है वो कमेंट अपना तो। नहीं सवेर, बस उसी चीज़ को मैं वो करना चाह रहा था, वो जो एकेडमी की बात हो रही थी। देखिए क्रिकेट एकेडमियाँ जो होती है ना, ये सिर्फ ये नहीं होता कि कैंप हो गया ख़त्म हो गया, ये पूरे साल चलनी चाहिए। बल्कि आपको तो पता है कि पिछले 7, 8, 9 महीने में वहाँ पे कोई एकेडमी, कोई कैंप शैम्प कुछ नहीं लगा। तो एकेडमीज होती इसलिए अगर वहाँ पे किसी बैट्समैन की टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं तो आपके पास प्लेयर हैं, इंजी भाई हैं, मोहम्मद यूसुफ टेक्निकली सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त साउंड प्लेयर था, आप बुलाएं इनको वहाँ पे। बल्कि यूसुफ जब पाकिस्तान टीम के साथ था, मैंने तब भी यूसुफ को कहा था, मैंने कहा यूसुफ ये जगह तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी जगह क्रिकेट एकेडमी है, कि जो नया टैलेंट नीचे से आ रहा है उसको आपके अंडर में होना चाहिए और आप टेक्निकली उन बच्चों को ठीक करो। पाकिस्तान टीम जो है वो चीज़ें ठीक करने की जगह नहीं है, वो परफॉर्मेंसेस की जगह है। तो आई मीन कि हमें क्रिकेट एकेडमीज को यूज़ करना चाहिए अपने बच्चों को। जो आपके डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर्स हैं वो आके पाकिस्तान टीम में चीज़ें, ट्रेनिंग, टेक्निक वगैरह ठीक कर रहे होते हैं। नहीं,
पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस की जगह, ये सारी चीजें एकेडमी की जगह है, तो वहां पे एकेडमी इसलिए भी मतलब ज्यादा पूरे साल चलनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब अब मैं हाफिज आपकी तरफ आऊंगी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए हम बार बार ये बहुत बात करते हैं, नाम पे नाम तो तब्दील हो जाता है, कभी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से नेशनल क्रिकेट एकेडमी, तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, बट वहां पे ज्यादातर रीहैब का काम होता है इंस्टेड के डेवलपमेंट या नर्चरिंग ऑफ प्लेयर का काम हो। बिकॉज पास्ट में जो है हमने देखा देयर वाज अ बिग लॉट ऑफ प्लेयर्स जो कि वहां थे, हमारे बड़े बड़े नाम जो हैं। इनफैक्ट बिफोर बीइंग द हेड कोच सकलैन मुश्ताक वाज देयर एट द नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, मगर रीहैब ज्यादा वहां पे दिखते हैं इन कंपैरिजन तो जिस तरह लाला ने बात की कि नर्चरिंग ऑफ द यंग टैलेंट नहीं होता। जैसे हम अभी एक ऑफ स्पिनर की बात कर रहे हैं, आप यूं करके चुटकी बजा के एक दफा सोचेंगे कौन अगला ऑफ स्पिनर है जो आप अपने मिक्स में ला सकते हैं, तो आपके पास बहुत मुश्किल से कोई नाम आएगा सामने। देखिए, ये निहायत अहम शोबा है और निहायत तवज्जो तलब काम है जिस पर शाहिद भाई ने अभी बात किया कि आपकी जो एकेडमी है, हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि आपने अपने प्लेयर्स को उस सतह तक तैयार करना है कि जब वो पाकिस्तान की टीम में आए तो उनको ये ना हो कि मुझे अभी बैटिंग में ये मसला आ रहा है कि मैंने ये चीज़ को ठीक करना है, ये चीज़ को ठीक करना है, तो आपके पास एक पूरा प्लान होता है। ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी का काम क्या है? इसका यही काम है कि आपने, जैसे इससे पहले शाहिद भाई ने बात की कि आप अगर फुल टाइम कोच नहीं रख सकते हैं तो आप कम से कम जब आपके 3 4 5 स्पिनर्स हैं और कोई वो अच्छा तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 4-5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए उनको एकेडमी में रखें, सिर्फ उनके ऊपर काम हो। इस सारी मश्क का फ़ायदा क्या होगा? इन तरबियती मशकों से फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी पाकिस्तान की टीम में वो टैलेंट जाएगा जो आपको बैन अवी सतह पर बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेगा और फिर नीचे से आपको उनकी बिल्कुल सप्लाई मिलती रहेगी। आपको कहीं उसमें तातुल नज़र नहीं आएगा, आपको कहीं उसमें वक्फा नज़र नहीं आएगा। एकेडमी का इस्तेमाल करने के लिए भी उन्हीं लोगों की ज़रूरत है जो उस सारे सेटअप को, निज़ाम को बड़े अच्छे तरीके से समझते हों, बड़े अच्छे लोगों को सामने रखें और फिर उनके लिए प्लान दे सकें। ऊपर वालों के लिए कि उनको नीचे आकर किस चीज़ पर काम करने की जरूरत है, और जो नीचे आपके अंडर 19 के हैं, फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर हैं, या आपके जो डेवलपमेंट के स्क्वाड हैं, आपने बेहतरीन अंडर 19 टीम बनानी है, बेहतरीन ए टीम बनानी है, तो एक पूरी के पूरी एक सप्लाई लाइन है जिसको काम करने के लिए जरूरत है और उसमें नेशनल क्रिकेट एकेडमी का किरदार बहुत अहम है। वो एक आपको इमारत तो नजर आती है कराची में भी, लाहौर में भी, मुल्तान में भी, लेकिन उसका इस्तेमाल नजर नहीं आता। और शाहिद भाई ने बिल्कुल ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनको ये काम करना चाहिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। जी रब, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एकेडमी की सही बात करें कि ये एकेडमीज जो हैं वो सिर्फ न्यू टैलेंट को आगे नहीं, मुझे लगता है जो हमारे प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं और वो स्टिल स्ट्रगलिंग। अगर मैं फ़खर ज़मान की बात करूं, जैसे हम शादाब की भी बात करें, तो मुझे लगता है फ़खर ज़मान भी अपनी परफॉर्मेंस को लेके अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये मेरा एक सवाल भी है हमारे लेजेंड से कि जिस तरह मैंने देखा है कि उनके हाथ, दोनों हाथों में भी बहुत गैप है और इसका मतलब कि वो बॉटम हैंड के प्लेयर हैं और वो सिर्फ लेग पे ही अच्छा खेल सकते हैं, जिसकी वजह से जब ऑफ से बाहर बॉल आता है तो वो आउट होते हैं। और उसके अलावा उनका जो बैक लिफ्ट है वो भी बहुत हाई है, उन्हें नीचे आने में टाइम लग जाता है कल, जिसकी वजह से वो LBW हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे उनको काम करना चाहिए, या आपको लगता है कि वो सही चल रहे हैं, बस कोई और वजह से वो उसको नहीं कर पाए? यूसुफ बैटिंग का ज़्यादा अच्छा बता सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं एक एग्जाम्पल कोड करता हूँ। जब सकलैन और यूसुफ एकेडमी में थे तो फ़हीम अशरफ की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई थी, उसको टेक्निकल कोई इशू था। यूसुफ ने उसके साथ 1 महीना काम किया। आई रिमेंबर ही वाज प्रैक्टिसिंग विद फ़हीम अशरफ एवरी डे ऑलमोस्ट। उसकी टेक्निक पे, उसकी पावर हिटिंग पे काम कर रहा था यूसुफ। तो फिर क्या हुआ, PSL में हमने देखा उसने अनबिलीवेबल मैचेस जिताए इस्लामाबाद यूनाइटेड को फ्रॉम नोवेयर। उसकी रीज़न पीछे क्या है? जैसे शाहिद ने, हम सारे बात कर रहे हैं कि एकेडमीज़ का काम होता है कि आपके जो इन फॉर्म बैट्समैन जो फॉर्म में नहीं होते उनको वहाँ भेजा जाए, वो अपने टेक्निकल कोचेस के साथ काम करें, कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करें और फिर फर्स्ट क्लास में जाएं, फर्स्ट क्लास में जाके 1-2 मैच खेलें, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके अगर वो ओवरकम करते हैं अपनी टेक्निक के ऊपर तो फिर जाके पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट कर सकें। हम क्या करते हैं, एकेडमी में भेज देते हैं और फिर सीधा पाकिस्तान में वापस ले जाते हैं। एविडेंस कहाँ मिलेगा? एविडेंस तो आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मिलेगा ना। मेरे अंदर में बॉलिंग में प्रॉब्लम है तो मैं अगर अपने एकेडमी के कोच से जाकर काम करके आऊँ, 3 फर्स्ट क्लास मैच खेलूँ, मुझे अंदाजा हो कि जो काम हम कर रहे हैं उसका जवाब मिल रहा है, उसका रिस्पांस मिल रहा है हमें कि नहीं। बट हैविंग सेड दैट, यू नो, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बहुत plenty of beautiful people here actually. सारे पॉजिटिव लोग हैं, सारे अच्छा काम करना चाहते हैं। जैसी चीजें बदलती हैं ना, लोग भी बदल जाते हैं। सबसे बड़ा मसला ये सबसे बड़ा instability in the system is the biggest problem that Pakistan। मैं कह रहा हूँ जी, नजम सेठी साहब आए, ज़का अशरफ साहब आए, कोई भी चेयरमैन आए, आपका स्टाफ चेंज नहीं होता, आपके जो ऊपर वाले लेवल के जो लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो चेंज होते हैं।